नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना बहुत बढ़िया टॉपिक, जो हम पढ़ रहे थे, कौन सा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक भी चल रहा था। वो टॉपिक कौन सा था बच्चों मेरे लाल? कौन सा टॉपिक था? वो टॉपिक था हमारा डीएनए पैकेजिंग। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है और डीएनए पैकेजिंग क्यों की जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली जो डीएनए पैकेजिंग होती है वो कैसी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में नॉलेज ले लिया था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप वहाँ पे इससे पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जो वीडियो हम पोस्ट करते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और लाइक बटन प्लीज जरूर दबा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग की। तो हमने बताया था कि डीएनए पैकेजिंग करते क्यों है, इससे पिछले लेक्चर में उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले बात की थी कि डीएनए को पैकेजिंग करते क्यों है, डीएनए को पैकेजिंग क्यों करते हैं। तो हमने ये जाना था कि जो एक सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶ मीटर। और जो उसके अंदर डीएनए रखा जाता है वो होता है 2.2 मीटर का। जब इतना लंबा डीएनए छोटे से साइज के अंदर हम रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसको प्रॉपर फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉपर फोल्ड करना पड़ेगा। अब फोल्ड करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए होती है जिसपे हम डीएनए को लपेट सके। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या किया था? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ बेसिक प्रोटीन्स थे, पॉलीअमीन्स, ठीक है, पॉलीअमीन्स। तो उसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने क्या किया था? पॉलीअमीन्स के ऊपर डीएनए को बड़े बड़े लार्ज लूप बना के लपेटवा दिया था। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसी होती है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो पैकेजिंग होती है उसमें कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और किस तरह से पैकेजिंग होने होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो डीएनए पे चार्ज होता है, हम सभी जानते हैं कि निगेटिव चार्ज होता है। अब निगेटिव चार्ज वाले डीएनए को अगर हम किसी चीज़ के ऊपर लपेटेंगे तो वो जो चरखी होनी चाहिए, जो प्रोटीन होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? क्योंकि अगर डीएनए निगेटिव है, अगर हम प्रोटीन भी निगेटिव लेंगे तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ठीक है, रिपल करेंगे मतलब उस पर वो प्रॉपर लपेट नहीं पाएगा डीएनए। अब हम ऐसी प्रोटीन को ढूंढें जो कैसी हो, जो चार्ज में पॉजिटिव हो, ठीक है, नेचर में बेसिक हो, चार्ज में पॉजिटिव हो। तो ऐसी प्रोटीन के ऊपर निगेटिव चार्ज का डीएनए आसानी से हम लपेट सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर पॉलीअमीन्स थे और यूकैरियोटिक के अंदर वो कौन सी प्रोटीन होती है? वो होती है हिस्टोन। ठीक है, तो अब थोड़ी जानकारी बात करते हैं हम हिस्टोन की, थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे हिस्टोन की। ठीक है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर, फेजेस ऑफ, ठीक है, उससे पहले बात कर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था और इस लेक्चर के भी अंदर बताने जा रहे हैं कि सेल साइकिल के अंदर कौन से फेज के अंदर डीएनए किस स्टेज के अंदर पाया जाता है। मतलब G1 फेज के अंदर किस स्टेज के अंदर डीएनए होता है, G2 फेज के अंदर डीएनए किस स्टेज में पाया जाता है, ठीक है, S फेज के अंदर डीएनए किस स्टेज के अंदर पाया जाता है, और M फेज के अंदर डीएनए किस स्टेज के अंदर पाया जाता है। थोड़ा उसके बारे में लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम मेनली बात करते हैं इंटरफेस की पहले। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर कौन कौन से फेज आते थे? हमने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर G1 S प्लस G2, G1 S प्लस G2 ये जो फेज थे ये हमारे आते थे इंटरफेस के अंदर। अब ये इंटरफेस के अंदर आ रहे हैं तो इनके अंदर जो डीएनए कैसा पाया जाएगा? क्रोमैटिन की फॉर्म में, क्रोमैटिन की फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एम फेज के अंदर, जहाँ पे सेल का डिवीजन होना होता है, ठीक है, एम फेज के अंदर क्रोमोसोम का सबसे क्लियर स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही डीएनए सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो एम फेज के अंदर डीएनए कैसा होगा? इन एम फेज के अंदर डीएनए कैसा होगा? क्रोमोसोम की फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये बात कर ली कि किस फेज के अंदर डीएनए किस तरह का पाया जाता है। अब बात करते हैं कि डीएनए को क्या करेंगे हम, डीएनए पे चार्ज कैसा होता है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं, एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है, चार्ज ऑन डीएनए कैसा होता है? निगेटिव। ठीक है,
पैकेजिंग इन यूकैरियोट, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, पैकेजिंग इन यूकैरियोट occur with the help of some basic protein, some basic protein, ठीक है। वो कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि हमको ये पता चल गया कि जो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है वो निगेटिव होता है और हमको पॉजिटिव प्रोटीन के ऊपर उसको लपेटना है। अब वो पॉजिटिव प्रोटीन है कौन सी, वो पॉजिटिव प्रोटीन है हमारी हिस्टोन प्रोटीन। तो अब थोड़ा हम बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक नॉलेज हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है, कैसी होती है, ठीक है। इसको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जानेंगे और फिर उसके ऊपर हम अपना जो हमारा डीएनए है यूकैरियोटिक के अंदर 2.2 मीटर का, उस पर लपेटेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लेक्चर में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही एनर्जेटिक लेक्चर होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम किसी नॉर्मल प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये एन टर्मिनल, ठीक है, और ये सी टर्मिनल, ठीक है। एन टर्मिनल पे NH2 ग्रुप लगा होता है और सी टर्मिनल पे COOH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। ये सभी जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो सभी जानते हैं। और प्रोटीन काहे की बनी होती है, प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड की, ठीक है। जो बहुत सी अमीनो एसिड आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बना लेती हैं तो उसकी बेसिकली प्रोटीन बोलते हैं। तो हिस्टोन भी एक टाइप की प्रोटीन होती है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो आता कहाँ से है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये सब क्या है, अमीनो एसिड, ये क्या है AAA, ठीक है। ये क्या है AA का मतलब है यहाँ पे अमीनो एसिड। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो जिनमें क्या होता है, जिनमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं। NH2 ग्रुप ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। ये प्रोटीन हो जाती है नेचर में बेसिक और इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब वो कौन कौन से ग्रुप हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस पर और अमीनो एसिड नहीं होते हैं। इसके अंदर मिथ्योनिन, वैलिन सब कुछ हो सकती है, लेकिन इनके अंदर, हिस्टोन के अंदर खास बात ये होती है कि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, जो ज़्यादा मात्रा के अंदर हिस्टोन के अंदर पाए जाते हैं। तो उन्हीं अमीनो एसिड की बात करते हैं। 3 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। ये हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं। NH2 ग्रुप ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो लिख लेते हैं कौन कौन सी वो हैं, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, वो बेसिक AA का मतलब है अमीनो एसिड। वो कौन कौन से हैं, हिस्टिडीन, लाइसिन और नंबर 3 आर्जिनिन। ये कैसी हैं, ये सभी बेसिक अमीनो एसिड हैं, ठीक है। हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। अगर इनका स्ट्रक्चर भी देखना चाहें तो स्ट्रक्चर भी हम आपको बताएंगे कैसा होता है। जैसे कि आपने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो जानते हैं कैसा होता है, ठीक है। ये हो गया NH2 ग्रुप, ठीक है। ये हो गया NH2 ग्रुप, ये हो गया कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, इधर COOH, ठीक है। एंड नीचे जो होता है आपका R ग्रुप होता है, ठीक है। नीचे R ग्रुप होता है, ठीक है। ये जो है हमारा एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। कैसा है, ये NH2 ग्रुप हो गया, ये N टर्मिनल हो गया और ये C टर्मिनल हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, ठीक है। और ऊपर हाइड्रोजन लगा होता है और नीचे क्या होता है, कोई एल्किल ग्रुप लगा होता है जिसको हम R ग्रुप या रेजिडुअल ग्रुप बोलते हैं। अगर इसी एल्किल ग्रुप के साथ एक्स्ट्रा NH2 लग जाए, ठीक है, अगर इसी एल्किल ग्रुप के साथ एक्स्ट्रा NH2 लग जाए तो ये कैसी हो जाती है, ये बेसिक प्रोटीन हो जाती है। ये बेसिक प्रोटीन हो जाती है। ये जो है, ये वाला NH2 जो दिख रहा है, ये 2 NH2 हो गए,
इस अमीनो एसिड के अंदर, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं हिस्टीडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, इसके अंदर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होते हैं, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होते हैं, जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्जिनिन, ठीक है, हिस्टीडीन, हिस एंड लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर क्या होगा, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन, इन तीनों अमीनो एसिड का जो कंटेंट है वो ज्यादा होगा। इन्हीं के कारण क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। हम बेर आपको रिपीट करेंगे कि आपके दिमाग के ऊपर छप जाए कि भैया जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, सुनिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इसके अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है, इसके जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप पाया जाता है। वो अमीनो एसिड होते कौन से हैं, बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इनमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप पाया जाता है। इसी कारण क्या होता है, इस पूरे हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतना समझ गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी ये जो प्रोटीन बनी है, ठीक है, ये जो प्रोटीन बनी है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसके कारण, इन अमीनो एसिड के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं हिस्टीडीन, हिस्टोन और बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन आर बेसिक प्रोटीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, मोर। ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन मोर। और इसका जो एल्किल ग्रुप होगा, आर ग्रुप एक्स्ट्रा NH2। ठीक है, तो हमने यहां पे ये लिखा कि हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं ये बेसिक होती हैं। ठीक है, और इन 3 अमीनो एसिड जो हैं, हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इन तीनों में से 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट और ज्यादा पाया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। अब हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है और उसके अंदर एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होते हैं, इसीलिए ये नेचर में कैसी हो जाती है, बेसिक हो जाती हैं, और जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे। गाइस यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ हिस्टोन। हमने ये तो जान लिया कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। अब ये टाइप जो बन रहे हैं ये किसके बेसिस के ऊपर बन रहे हैं, ये भी आपको यहीं पे बता देना चाहते हैं कि जो आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टीडीन का जो कंटेंट होता है सब में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं वेरिएबल हो जाता है, जिसके कारण ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन बन जाती हैं। वो कौन कौन सी होती है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की। यहाँ पे लिखते हैं 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी, ये जैसे कि इसको बोलते हैं H2A। ठीक है, हमने एक ट्रिंगल बना दिया। ठीक है, बस बेसिकली याद करने के लिए इसको बोलते हैं H2B। ठीक है, और ये हो गई हमारी H3। ठीक है, और ये हो गई हमारी H4। ठीक है, और लास्ट में ये एक छोटा सर्कल दिख रहा है, ये हो गई हमारी H1। ठीक है, तो ये जो हमने सर्कल और ट्रिंगल ये बनाया है, तो इससे इसका स्ट्रक्चर ना याद रखिएगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हालांकि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता है, बस हमने आपको याद करने के लिए ये बता दिया कि जैसे कि ये सर्कल बना है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, H2A, H2B, H3, H4 और H1। ये जो 5 टाइप की प्रोटीन बन रही है, हिस्टोन प्रोटीन एक टाइप की है, लेकिन उसके अंदर भी 5 टाइप की हिस्टोन बन रही है। ये कैसे बन रही है, क्योंकि सबके अंदर
ठीक है। हिस्टीडीन, लाइसिन और आर्जिनिन का जो कंटेंट है वो वेरिएबल है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। जैसे कि मान लीजिए किसी हिस्टोन के अंदर हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन का कंटेंट ज़्यादा है तो उसने H2A प्रोटीन बना ली, किसी के अंदर कम है तो उसने H2B बना ली, किसी के अंदर थोड़ा और कम है तो उसने H3 या H4 बना ली। तो इनके अंदर हिस्टीडीन, लाइसिन और आर्जिनिन का जो कंटेंट वेरिएबल है उसके बेस पे 5 टाइप की प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बनती है। कौन कौन सी होती है? H2A, H2B, H3, H4, H1। इसमें जो 4 टाइप की प्रोटीन होती है ये ऑक्टामर बनाने में हेल्प करती हैं। अब ऑक्टामर क्या होता है? जब डीएनए को हम लपेटते हैं, ठीक है, पॉजिटिव प्रोटीन के ऊपर, तो हिस्टोन के ऊपर ऐसे ही नहीं लपेटने लगते हैं। ये जो प्रोटीन होती हैं ये डबल डबल लगती हैं। कौन सी? H2A, H2B, H3, H4, ये डबल डबल आ जाती हैं, ठीक है। 8 प्रोटीन आपस में मिलकर एक ऑक्टामर बनाती है। उस ऑक्टामर के ऊपर जब खूब ढेर सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? उसके ऊपर डीएनए को आसानी से लपेटा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑक्टामर कैसे बनाते हैं हम? हिस्टोन फॉर्म ऑक्टामर, यहाँ पे लिखते हैं हिस्टोन फॉर्म ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाती है? ऑक्टामर बनाती है, ठीक है। जैसे कि H2A, H2B, ठीक है, H2A, H2B, H3, H3, H4, H3, H4। तो ये क्या बन गया? ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये है ऑक्टामर। ये है एक ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती हैं? डबल डबल में आ जाती हैं, जैसे कि H2A, H2B, ठीक है, H2A, H2A कुछ डबल डबल में आ जाती हैं। H2A, H2B के साथ जुड़ती है, H2A, H2B के साथ जुड़ती है, ठीक है। और ये क्या बना लेती हैं? ये बना लेती हैं ऑक्टामर, ठीक है। जब ये ऑक्टामर बना लेंगी और 4 प्रोटीन इसके अंदर ऑक्टामर बनाने में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी? H2A, H2B, H3, H4। H1 ऑक्टामर का पार्ट नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा कि H1 ऑक्टामर का पार्ट नहीं होती है। ऑक्टामर का 3 प्रोटीन, 4 प्रोटीन भाग लेती हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। ये ऑक्टामर बना लेती हैं। अब ये ऑक्टामर बनके तैयार हो चुका है, ये जो आपको डमरू जैसा दिख रहा है, अब ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर डीएनए को लपेटेंगे। अब डीएनए को लपेटेंगे कैसे, देखते हैं कैसे लपेटते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे हमने क्या कर लिया है? हमने ये सीख लिया कि ऑक्टामर कैसे बनाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कैसी कैसे होती है, कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, किसके कारण हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। बिल्कुल यहाँ पे फिल्ट्रेट नॉलेज आपको दे रहे हैं, इतना मतलब इतना फिल्टर कि आप सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल फिल्टर नॉलेज, ज़्यादा घसड़ बसड़ बातें नहीं, ठीक है, सीधे कॉन्सेप्ट को आप पकड़ सकते हैं अगर आप थोड़ा भी ध्यान यहाँ पे दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज को लपेटने, निगेटिव चार्ज के डीएनए को लपेटने के लिए हमको पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन चाहिए। पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन होती है कौन सी? हिस्टोन। यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सी थी? पॉलीएमीन्स, ठीक है। आप पिछले लेक्चर के अंदर जा सकते हैं, पूरा डीएनए पैकेजिंग का फील ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने डीएनए पैकेजिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि डीएनए पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं हम, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब वो पॉजिटिव चार्ज आता किस लिए है? क्योंकि उसके अंदर कुछ अमीनो एसिड ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होते हैं। वो अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। आप आसानी से याद कर सकते हैं 3 अमीनो एसिड का नाम, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। उसके इन तीनों में से भी जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। इनका कंटेंट हिस्टोन के अंदर ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन होती कितने टाइप की है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली 5 टाइप की होती हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1, ठीक है। अब ये जो 5 टाइप की प्रोटीन बनी है ये किस बेसिस के ऊपर बनी है? जो हमने बताया था, जो अमीनो एसिड, ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप थे, ठीक है, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इनका कंटेंट इन 5 प्रोटीन्स के अंदर वेरिएबल होता है। किसी के अंदर ज़्यादा होता है तो किसी के अंदर कम होता है। उसी बेस के ऊपर यहाँ पे 5 टाइप की हिस्टोन बनी, H1, H2A, H2B, H3, H4 और H1, 5 टाइप की प्रोटीन बनी।
अब इन 5 टाइप की प्रोटीन में से हमने क्या किया, 4 टाइप की प्रोटीन को उठाया। किसको उठाया, H2A को, H2B को, H3 को, H4 को, ठीक है, दो प्रोटीन्स को उठाया। जैसे कि 2 H2A उठा लिए, 2 H2B उठा लिए, 2 H3 उठा लिए और 2 H4 उठा लिए। यहाँ पे और 8 प्रोटीन हो गई, ठीक है, 8 हिस्टोन हो गई। इन 8 हिस्टोन को हमने आपस में करीब करीब रख दिया और करीब करीब रखने के बाद हमने इसको बना लिया एक ऑक्टामर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ऑक्टामर बना लिया जिसके ऊपर बहुत ही, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 टाइप की प्रोटीन को उठाया और उनको डबल किया, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4। इन 8 प्रोटीन को हमने क्या किया, इन 8 प्रोटीन से हमने एक ऑक्टामर बनाया। अब उस ऑक्टामर के ऊपर बहुत ही भयंकर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज वाले डीएनए को इसके ऊपर लपेटेंगे, लेकिन कितना लपेटेंगे, ठीक है। डीएनए यहां पे लिखते हैं, डीएनए रैप, डीएनए रैप कितना, 1.75 टर्न, ठीक है, 1.75 टर्न, ठीक है, एक ऑक्टामर के ऊपर, ठीक है, ये ऑन 1 ऑक्टामर, ठीक है। यहां पे जो ऑक्टामर आपको दिख रहे हैं, तो डीएनए को क्या करेंगे हम, डीएनए के इसके ऊपर डीएनए कितना लपेटेंगे, 1.75 टर्न। 1.75 टर्न का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने डीएनए लिया, ये जैसे कि हमारा एक ये ऑक्टामर है, ठीक है। यहाँ पे हाथ को अज्यूम करिए ये हमारा ऑक्टामर है, ठीक है, और ये हमारा डीएनए है। तो यहाँ से शुरू किया हमने 1 राउंड, ठीक है, यहाँ पे 1 राउंड किया, फिर यहाँ से शुरू किया यहाँ तक 1.5 राउंड, ठीक है, 1.5 राउंड से 0.25 राउंड और लाएंगे पीछे की तरफ और पीछे से वापस लिए जाएंगे। मतलब 2 राउंड ऑक्टामर के ऊपर डीएनए के नहीं लपेटना है, वहां पे सिर्फ 1.75 राउंड लपेटना है, ठीक है। तो कितना डीएनए लपेटेंगे एक ऑक्टामर के ऊपर, 1.75 टर्न, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, यहां पे 1 राउंड लिया और थोड़ा और लिया और लपेट दिया, 1 राउंड 1.75 राउंड, ठीक है। और ये कैसा डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड डीएनए सभी सेल के अंदर होता है एक्सेप्ट वायरस। वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हर जगह जो डीएनए पाया जाएगा हमारा कितना कैसा पाया जाएगा, डबल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए हमने क्या किया, 1.75 टर्न एक ऑक्टामर के ऊपर यहां पे लपेट दिया। अब एक ऑक्टामर के ऊपर हमने यहां पे कितना लपेटा है, 1.75 टर्न, ठीक है, 1.75 टर्न। मतलब डीएनए के 2 चक्कर पूरे एक ऑक्टामर के ऊपर नहीं लगाया, मतलब जैसे कि 1 राउंड 2 राउंड ऐसे नहीं लगाया, 1 राउंड लगाया। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा ऑक्टामर है, फिर से आपको फील दिलाते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि कैसे डीएनए को लपेटा गया होगा हिस्टोन के ऊपर। जैसे कि यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं और जब यहीं पे लाते हैं ये हमारा 1 राउंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं और यहाँ तक लाते हैं तो कितना हो गया हमारा 1.5 राउंड। अब हमको क्या करना है, 0.25 राउंड और चलना है। तो अब यहां से लाते हैं अपनी तरफ पीछे की तरफ, यहां पे कितना हो गया 1.75 राउंड, ठीक है, 1.75 टर्न ले जाते हैं और फिर डीएनए को पीछे की तरफ ले जाते हैं। मतलब पहले डीएनए को घुमाया, ठीक है, और फिर 0.75 टर्न और घुमाया, मतलब टोटल 1.75 टर्न डीएनए को ऑक्टामर के ऊपर लपेटा और लपेटने के बाद घुमा दिया और फिर अगले ऑक्टामर के ऊपर लपेटा। तो इस तरह हम डीएनए को ऑक्टामर के ऊपर लपेटते हैं, ठीक है। ये ऑक्टामर बनते हैं, ये यूकैरियोटिक के अंदर बनते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक ऑक्टामर के ऊपर कितना हम डीएनए लपेटते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहां से यहां तक ले लिया, ठीक है, थोड़ा साइड भी ले सकते हैं ऑक्टामर के, क्योंकि बेस पेयर गिनने के लिए, ठीक है, थोड़ा साइड डीएनए हमने और ले लिया। तो 200 बेस पेयर, 200 बीपी बेस पेयर डीएनए, ठीक है, 200 बेस पेयर डीएनए एक ऑक्टामर के ऊपर हम लपेटते हैं, ठीक है। रेप ऑन ऑक्टामर, ठीक है। अगर इसकी हम लेंथ निकालना चाहें तो लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ 200 बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर इज इक्वल टू 6 नैनोमीटर।
अगर हम एक ऑक्टामर के ऊपर डीएनए की लेंथ भी निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ऑक्टामर के ऊपर कितना 200 बेस पेयर डीएनए लपेटते हैं। अब 200 बेस पेयर, अगर हमने आपको बताया था किसी डीएनए की लेंथ निकालना है तो उसके अंदर बेस पेयर गिन लीजिए, बेस पेयर कितने हैं। बेस पेयर गिनने के बाद उसको 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 68 नैनोमीटर लंबा डीएनए निकल रहा है। ठीक है, तो एक ऑक्टामर के ऊपर 68 नैनोमीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये चीज़ें तो जान ली कि H1 H2 प्रोटीन, H2A H2B H3 H4 ये मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं, और ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लपेटा जाता है। लेकिन हमने अभी तक ये जिक्र नहीं किया कि H1 प्रोटीन का कहाँ काम आता है। तो H1 प्रोटीन यहाँ पे होती है, यहाँ पे। ठीक है, H1 प्रोटीन यहाँ पे होती है, और ये क्या काम करती है, ये सीलिंग का काम करती है। H1 प्रोटीन यहाँ पे लिख देते हैं H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन, सीलिंग ऑफ डीएनए, सीलिंग ऑफ डीएनए, ऑक्टामर। ठीक है, तो यहां पे H1 प्रोटीन क्या करती है, जब हमने 1.75 टन का डीएनए एक ऑक्टामर के ऊपर लपेटा था, तो वो डीएनए खुल ना जाए, वो डीएनए बिखर ना जाए, तो उसको सीलिंग करने के लिए कोई प्रोटीन होनी चाहिए। तो यहां पे जो दिख रही है आपको, H1 प्रोटीन क्या करती है, H1 प्रोटीन सीलिंग ऑफ डीएनए ऑन ऑक्टामर, ऑक्टामर के ऊपर डीएनए की सीलिंग करती है। ठीक है, अब बताते हैं कि एक टर्म आता है, एक बात आती है कि न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं। तो इसको भी यहीं पे हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, देखिएगा, ऑक्टामर, ठीक है, यहां पे देखिए आप, ऑक्टामर प्लस डीएनए, ऑक्टामर प्लस डीएनए, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो यहां पे न्यूक्लियोसोम का भी आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, कि ये जो ऑक्टामर है, ठीक है, ऑक्टामर के ऊपर 200 बेस पेयर हमारा डीएनए लपेटा हुआ है। तो जिस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लपेटा होता है, तो ऑक्टामर प्लस डीएनए, मतलब ये जो आपको इतनी यूनिट दिख रही है, ऑक्टामर के ऊपर जो 200 बेस पेयर डीएनए लपेटा हुआ है, इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको बता दिया कि हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, कितने टाइप की होती है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऑक्टामर कैसे बन, हिस्टोन प्रोटीन से ऑक्टामर कैसे बनाते हैं, उस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए को कैसे लपेटते हैं, डीएनए को कितना लपेटते हैं, और न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि धीरे धीरे जो लेवल ऑफ पैकेजिंग है वो कैसे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जब हम डीएनए की पैकेजिंग नहीं करते हैं, तो जो डीएनए के बीच में स्पेस होता है, डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है हमारा है, ये हमारा डबल स्ट्रैंड एंड ओपन डीएनए है। ठीक है, इसका ये वाला जो डायमीटर है वो कितना था, 2 नैनोमीटर, 2 nm था। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए का डायमीटर था, डीएनए का, जब वो क्या था, जब बिल्कुल ओपन फॉर्म में था, जब जरा भी कंडेंस नहीं किया गया था, जब वो डीएनए था, जब डीएनए था, तब हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके बचपन की बात कर रहे हैं, जब वो कंडेंस नहीं किया गया था। तो ये वाला जो डायमीटर था वो कितना था, 2 नैनोमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब हमने इस डीएनए को क्या किया, ऑक्टामर के ऊपर लपेट दिया, ऑक्टामर के ऊपर लपेटने के बाद कितना बचता है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ऑक्टामर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक ऑक्टामर बनाया, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ होती है इसकी, ये वाला जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10 नैनोमीटर, 10 nm, और ये वाली जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर। ठीक है, 5 नैनोमीटर। तो जो ऑक्टामर का ये वाली जो डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है, और ऑक्टामर की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 5 नैनोमीटर।
ठीक, कितनी होती है 5 नैनोमीटर। तो हमने यहाँ, अब हम क्या करेंगे, अब ये ऑक्टामर जो आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बेड़ा बेड़ा दिख रहा होगा जैसे कि ये ऑक्टामर पड़ा है। लेकिन जब हम इसको कुछ इस तरह से बना देंगे, कुछ इस तरह से बना देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से बना देंगे, कैसे, तो ये वाली जो लेंथ होगी 10 नैनोमीटर आ जाएगी nm, और ये वाली लेंथ होगी 5 nm आ जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा ऑक्टामर था वो ऐसा पड़ा पड़ा था, कैसा पड़ा पड़ा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ ऑक्टामर लेटा हुआ है इस तरह से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब डीएनए को उसको लपेटेंगे तो ऑक्टामर को इस तरह कर देंगे। ये जो लेंथ थी हमारी 10 नैनोमीटर थी, ये हमारी लेंथ 5 नैनोमीटर थी। लेकिन जब हमने इसको सीधा कर दिया तो ये वाली लेंथ इधर आ गई हमारी 10 नैनोमीटर, और ये वाली जो लेंथ थी वो कहाँ गई, वो आ गई हमारी 5 नैनोमीटर नीचे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं हम। ये हमने बना लिया ऑक्टामर, ये हमने बना लिया ऑक्टामर, ठीक है, और यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे ये हाइट कितनी थी, ये थी 10 नैनोमीटर। तो जब ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लपेटते हैं तब डीएनए की जो कंडेंसेशन होती है, डीएनए की लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है, वो कितनी होती है 10 नैनोमीटर। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीएनए का जो डायमीटर था वो 2 नैनोमीटर था, लेकिन जब इसको हम ऑक्टामर के ऊपर लपेटते हैं तो कितना हो जाता है 10 नैनोमीटर। ठीक है, कितना हो जाता है, तब कितना हो जाता है 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। ठीक है, आप यहां पे समझ जाइएगा। ऑन ऑक्टामर, ठीक है। हेलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ पैकेजिंग की, कि डीएनए को हम हिस्टोन के ऊपर कैसे पैक करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को पैक करते जाते हैं तो उसका साइज़ तो डिक्रीज़ होता जाता है, लेकिन क्या होता है उसकी थिकनेस इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे कि आपको हम एग्जांपल देके बताएं, जैसे ये हमारा पेपर है, इसको आप ओपन डीएनए समझिए, ठीक है। ये जो पेपर है इसकी जो ये थिकनेस है ओपन डीएनए का डायमीटर कितना था 2 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन डीएनए है, इसका जो डायमीटर है 2 नैनोमीटर है, तो इसको आप ओपन डीएनए समझिए, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है वो कितनी है, ये वाली जो थिकनेस है वो कितनी है 2 नैनोमीटर। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इसको और फोल्ड करें, ठीक है, इसको और फोल्ड जब करेंगे तो क्या हुआ, इसका साइज तो गाइस डिक्रीज हुआ, लेकिन इसकी थिकनेस क्या हुई, इंक्रीज हुई या नहीं हुई, आप बताइए। हमने क्या किया, पहले ये ओपन फॉर्म में था, ठीक है, तब इसकी थिकनेस कितनी थी 2 नैनोमीटर। फिर क्या किया, हमने इसको फोल्ड कर दिया, जब इसको फोल्ड कर दिया तो इसका साइज क्या हुआ, डिक्रीज, लेकिन इसकी थिकनेस, ये वाली जो मोटाई है वो इंक्रीज हुई ना। अब क्या करते हैं, इसको और फोल्ड करते हैं तो इसका साइज और कम होता है, लेकिन इसकी मोटाई और बढ़ती है, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इसको और फोल्ड करते हैं, इसका साइज और कम होता है और इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाती है। तो यही जो फिनोमिना है, इसी की सिमिलर क्या होने वाली है, डीएनए के अंदर होने वाली है। जहां पे आप देख सकते हैं लेवल ऑफ पैकेजिंग हेडिंग लगाई है हमने, और आपको बताएंगे कैसे डीएनए हम पैक करते हैं, कैसे उसकी पैकेजिंग करते हैं हिस्टोन के ऊपर। तो जो डीएनए की ओपन फॉर्म होती है वहां पे डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है डीएनए की, ओपन फॉर्म। ये क्या है, ये है डीएनए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये है डीएनए की ओपन फॉर्म। जब डीएनए कंडेंसेशन नहीं करता है, डीएनए अपनी ओपन फॉर्म में होता है, तो वहां पे डीएनए का डायमीटर कितना होता है, डीएनए का डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। लेकिन अब क्या हुआ, डीएनए को कंडेंस करने के लिए हमने क्या बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन आएंगी, ठीक है। डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन आएंगी, तो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन ने क्या किया, H2A, H2B, H3H4, इन चारों प्रोटीन ने आपस में मिलकर डबल में आके क्या किया, ऑक्टामर बनाया। और ऑक्टामर के ऊपर जब डीएनए लपेटा गया तो वहां पे डीएनए की थिकनेस कितनी हो गई, 10 नैनोमीटर। हमने पहले बताया था कि जो डीएनए की, हमने बताया था ये जो ऑक्टामर है, ठीक है, ऑक्टामर की ये वाली जो डायमीटर होता है 5 नैनोमीटर होता है, ठीक है, और ऑक्टामर का ये वाला जो डायमीटर होता है ये 10 नैनोमीटर होता है, ठीक है। जैसे कि ये ऑक्टामर है, ठीक है, तो ये वाली जो इसका डायमेंशन है ये 10 नैनोमीटर है, और ये वाला जो डायमेंशन है ये कितना है 5 नैनोमीटर।
तो पहले डीएनए ओपन फॉर्म में था, लेकिन जब डीएनए को ऑक्टामर के ऊपर क्या करेंगे, लपेटेंगे, तो वहां पे कितना हो जाएगा डीएनए का डायमीटर, वहां पे डीएनए का डायमीटर हो जाएगा 10 नैनोमीटर। ठीक है, जब ऑक्टामर एक सीरियल फॉर्म के अंदर लगे होते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो जब सीरियल फॉर्म के ऊपर लगे होते हैं, सिलेंडर फॉर्म नहीं बनाते हैं, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट ही होने जा रही होती है, वो सीरियल फॉर्म में लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग। यहां पे जो डीएनए का डायमीटर है कितना है, 10 नैनोमीटर। क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे थिकनेस बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थिकनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन साइज को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे जो डीएनए था 2 नैनोमीटर का, इसको आप ऐसे देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, डीएनए को बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता है, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, ऑक्टामर के ऊपर लपेटते हैं, ऑक्टामर के ऊपर लपेटने के बाद जब इसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर हो जाती है, तो इसको बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, और ये विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, इसको हम देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, डीएनए की और पैकेजिंग करेंगे, तो यही जो ऑक्टामर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये आपस में खुद को सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। जब ये सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, तो ये वाला जो आपको डायमीटर दिख रहा है यहां से यहां तक, तो इसका डायमीटर होगा 30 नैनोमीटर। जब हमने डीएनए को लपेटा था ऑक्टामर के ऊपर, तो वहां पे डायमीटर कितना था, 10 नैनोमीटर। लेकिन जब वही ऑक्टामर आपस में खुद को सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तो डीएनए और कंडेंस हो रहा है, तो वहां पे डायमीटर कितना हो जाएगा, 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर फाइबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और कंडेंसेशन यहां पे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां पे कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो यहां तक तो कितना था, 30 नैनोमीटर डीएनए का कंडेंसेशन। फिर क्या होगा, इसको और जो कंडेंस करेंगे, तो यहां पर फाइबर जो हमारा मिलेगा, और कंडेंस करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा फाइबर मिलेगा, तो वहाँ पे हम समझेंगे अप्रॉक्स हमारा डीएनए 400 नैनोमीटर तक कंडेंस हो चुका है। 400 नैनोमीटर तक डीएनए हमारा कंडेंस हो चुका है। फिर जो सबसे लास्ट कंडेंसेशन होती है डीएनए की, वो कितनी होती है, 1400 नैनोमीटर, जो होती है क्रोमोसोम की। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब डीएनए ओपन फॉर्म में था, जब डीएनए कैसा था, बिल्कुल ओपन फॉर्म में, उसको कंडेंस नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो क्या था, बहुत ही लंबा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो वहां पे उसका डायमीटर कितना था, ये वाला जो डायमीटर दिख रहा है ये कितना था, 2 नैनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए को उठा के इन ऑक्टामर के ऊपर, ठीक है, ये क्या है, ऑक्टामर, इन ऑक्टामर के ऊपर लपेटना शुरू कर देंगे। जब ऑक्टामर के ऊपर लपेट देंगे, तो ऑक्टामर की ये जो डायमेंशन थी वो कितनी थी, 10 नैनोमीटर। तो यहां पे कितना आ जाएगा, डीएनए का डायमीटर 10 नैनोमीटर। फिर क्या होगा, यही ऑक्टामर खुद को सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, तो ये वाली जो आपको डायमेंशन दिख रही है ये हो जाएगी 30 नैनोमीटर, और फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे ये जो आपको फाइबर दिख रहा है यहाँ पे डीएनए का, तो ये हो जाएगा 400 नैनोमीटर। और बाद में सबसे ज्यादा हाईली कंडेंस जो डीएनए की फॉर्म होती है वो होती है क्रोमोसोम। ठीक है, हाईली कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमोसोम, जो विजिबल होती है एम फेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये और कंडेंसेशन बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे ये क्रोमोसोम बन जाएगा 1400 नैनोमीटर का। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, 2 क्रोमेटिड से मिलने से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो यहाँ पे एक क्रोमेटिड का जो डायमीटर आपको दिख रहा है, एक क्रोमेटिड का जो डायमीटर यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है, 700 नैनोमीटर। जब दोनों, एक क्रोमेटिड का डायमीटर 700 नैनोमीटर है, तो दोनों क्रोमेटिड का डायमीटर कितना होगा, यहाँ पे 1400 नैनोमीटर, मतलब एक क्रोमोसोम का डायमीटर जो होगा 1400 नैनोमीटर होगा। तो यहाँ पे डीएनए हाईली कंडेंस होगा। ठीक है, इसको आसानी से एम फेज के अंदर विजिबल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है, इसका कंडेंसेशन सबसे ज्यादा हो चुका है, और साइज में सबसे ज्यादा डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा आप मिटा रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पे हम कुछ मिटाने जा रहे हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पे जो डीएनए हमारा ओपन फॉर्म में कितना था, 2 नैनोमीटर था हमारा डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए को लपेटते हुए कहां से कहां लाए हम, 1400 नैनोमीटर तक, 1400 नैनोमीटर तक। ये कहां पे है, एम फेज के अंदर, वो भी क्रोमोसोम, शुरू लिखा है इसका क्रोमोसोम, समझ जाइएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे कंडेंसेशन इंक्रीज करते गए, कंडेंसेशन बढ़ाते गए। तो जैसे कि हमने जब इसको ऑक्टामर के ऊपर लगाया, तो 10 नैनोमीटर की कंडेंसेशन हुई। ठीक है, फिर जब ऑक्टामर बंडल की फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज हुए, तो वहां पे जो डीएनए कंडेंसेशन हुई 30 नैनोमीटर तक हुई। ठीक है, 30 नैनोमीटर तक वहां पे डीएनए कंडेंसेशन हुई। ठीक है, 30 नैनोमीटर तक वहां पे डीएनए की कंडेंसेशन हुई, मतलब वहां पे जो इसका डायमीटर था, इस सिलेंडर का डायमीटर था, वो कितना था,
30 नैनोमीटर। फिर उसके बाद जब डीएनए ने खुद को और कंडेंस किया तो यहाँ पे जो फाइबर मिला हमको वो 400 नैनोमीटर का मिला। ठीक है, आपको कंडेंसेशन का जो नंबर है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर का मिला और जब से फाइनली कंडेंसेशन फॉर्म थी वो थी हमारी क्रोमोसोम की। ठीक है, तो एक क्रोमेटिड की कितनी थी 700 नैनोमीटर और 2 क्रोमेटिड की 1400, मतलब 2 क्रोमेटिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन थी कितनी थी 1400 नैनोमीटर। ठीक है, 1400 नैनोमीटर। तो ये तो हमारा जो ओपन फॉर्म में था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि सेल साइकिल के अंदर डीएनए कहाँ पे कैसा पाया जाता है, सिर्फ इस वाले डायग्राम को देख के। ये जो हमारा 2 नैनोमीटर है मतलब ये ओपन फॉर्म है, यहाँ पे डीएनए विजिबल हो रहा है, डीएनए की ही फॉर्म में। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं धीरे धीरे उसकी कंडेंसेशन बढ़ा रहे हैं तो 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर पे आया और 30 नैनोमीटर से यहाँ पे आएगा 400 नैनोमीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सब कौन सी फॉर्म है, ये सब फॉर्म है डीएनए की क्रोमेटिन फॉर्म। और क्रोमेटिन फॉर्म हमने कहाँ बताया था, किस फेस के अंदर होती है, इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस का मतलब है G1 G2 एंड S फेस के अंदर डीएनए विजिबल होगा क्रोमेटिन की फॉर्म में। ठीक है, ये किस फॉर्म के अंदर होगा, क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन की फॉर्म के अंदर ये विजिबल होगा यहाँ पे, और क्रोमेटिन की फॉर्म के अंदर विजिबल होगा और कहाँ कहाँ होगा, G1 प्लस S प्लस G2, G1 प्लस S प्लस G2 की फॉर्म के अंदर, G2 फेस के अंदर यहाँ पे डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में विजिबल होगा। और जब 1400 नैनोमीटर की कंडेंसेशन हो जाएगी डीएनए के अंदर, मतलब जब डीएनए वो फाइनली क्रोमोसोम बन जाएगा तो ये M फेस के अंदर विजिबल होगा। ठीक है, M फेस के अंदर विजिबल होगा और वहां पे इसकी कंडेंसेशन जो होगी सबसे ज्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको डीएनए की जो लेवल ऑफ पैकेजिंग था, पहले जब डीएनए ओपन फॉर्म में था तब उसका डायमीटर वहां पे कितना था 2 नैनोमीटर। जब डीएनए को हमने और कंडेंस किया तो डायमीटर कितना हुआ। ठीक है, जब हमने ऑक्टामर के ऊपर लपेटा तो वहां पे डीएनए कितना हुआ 10 नैनोमीटर का। जब वो ऑक्टामर सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज हुए तो वहां पे कितना डायमीटर था 30 नैनोमीटर। ठीक है, 30 नैनोमीटर की वहां पे कंडेंसेशन हो चुकी थी। फिर वहां पे आगे क्या हुआ, जब डीएनए को हमने और कंडेंस किया तो वहां पे जो डीएनए हमारा कंडेंस हो चुका था वो 400 नैनोमीटर तक कंडेंस हो चुका था। और जो सबसे लास्ट एंड फाइनली कंडेंसेशन थी वो कितनी थी, एक क्रोमेटिन का डायमीटर कितना होता है 700 नैनोमीटर, और 2 क्रोमेटिन मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। जब दो क्रोमेटिन मिलकर आपस में क्रोमोसोम बनाते हैं तो एक क्रोमोसोम का डायमीटर कितना हुआ, वहां पे सबसे ज्यादा कंडेंसेशन हुई 1400 नैनोमीटर तक। तो उम्मीद करता हूं यहां पे आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।